नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बिहार के गांव में माइक्रो फाइनेंस का जो संकट है वो कैसे वहां की महिलाओं की जिंदगी पर असर डाल रहा है। और ये सब हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानियों से। तो चलिए शुरुआत इन शब्दों से करते हैं। गरीब के सहारा कोई नहीं, बस भगवान सहारा। ये लाइनें आप जानते हैं, इस पूरी कहानी के दिल में जो बेबसी है उसे बयां करती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये हताशा आती कहां से है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरे संकट को समझने के लिए ना हम किसी बड़े बड़े नंबर या आंकड़ों से शुरू नहीं करेंगे। नहीं, हम शुरुआत करेंगे एक इंसान से। हम बिहार के किसी एक गांव की कहानी लेंगे। एक ऐसी कहानी जो असल में पूरे बिहार के संघर्ष को दिखाती है, ताकि हम समझ सकें कि इसकी असली मानवीय कीमत क्या है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये संजुला देवी की कहानी है। और ये कहानी जितनी दुखद है उतनी ही आम भी है। सोचिए, एक छोटा सा लोन, सिर्फ 20,000 रुपए का, एक पुरानी उधारी चुकाने के लिए लिया था, और देखते देखते ये एक ऐसे जाल में बदल गया जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। और इसका अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये काम कैसे करता है। मतलब ये तो मदद के लिए बनाया गया था, है ना? तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इन गांवों में माइक्रो फाइनेंस की पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कागज पर तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एकदम सीधा साधा प्रोसेस है। 10-12 महिलाओं का ग्रुप बनाओ, पति की सहमति लो और आपको बिजनेस के लिए पैसे मिल जाएंगे। सुनने में तो ये बिल्कुल सशक्तिकरण जैसा लगता है ना? लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जैसा कि वहां काम करने वाले एक ग्रुप वर्कर ने बताया, कोई भी ये लोन खुशी खुशी या शौक से नहीं लेता। ये लोन लिए जाते हैं मजबूरी में, बच्चों की शादी के लिए, अचानक आई किसी बीमारी के इलाज के लिए, या बस घर चलाने के लिए। और फिर क्या होता है, जब किसी वजह से, जो अक्सर उनके बस में भी नहीं होती, ये किश्तें समय पर जमा नहीं हो पाती, तब असली समस्या शुरू होती है। तब शुरू होता है दबाव बनाने का खेल, और यहीं से ये पूरा मामला एक भयानक मोड़ ले लेता है। और इसके जो नतीजे होते हैं वो तुरंत देखने को मिलते हैं और बहुत अपमानजनक भी होते हैं। कलेक्शन वाले सीधे घर पहुंच जाते हैं और घर का सामान उठाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले टीवी जैसी चीजें ले जाते हैं, फिर पंखा, घर की छोटी छोटी जरूरत की चीजें भी नहीं छोड़ते। और सुनने में आया है कि इस दौरान वो बहुत अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। बात यही नहीं रुकती, वो मवेशी जो किसी परिवार की रोजी रोटी का जरिया हैं, उन्हें भी उठा ले जाते हैं। और सोचिए, हद तो तब हो जाती है जब वो घर के बर्तन और गैस सिलेंडर तक उठा ले जाते हैं। मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं वो भी छीन ली जाती हैं। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो कहानियां हमने सुनी ये किसी एक दो परिवार की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत व्यापक संकट है। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरे बिहार में इस मुद्दे का पैमाना कितना बड़ा और चौंकाने वाला है। ये आंकड़ा देखिए, 57,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 57,000 करोड़ रुपए। ये वो कुल रकम है जो बिहार में माइक्रो फाइनेंस लोन के तौर पर बकाया है। और ये भारत के सबसे ज्यादा आंकड़ों में से एक है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन अनगिनत परिवारों की कहानी है जो इसी कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। और यहीं पर हमें दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है लोन देने वाली कंपनियां, जिनका कहना है कि लोग अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले लेते हैं, बिजनेस के नाम पर पैसा लेते हैं और शादी में खर्च कर देते हैं। और दूसरी तरफ है कर्ज लेने वाले, जिनकी अपनी मजबूरियां हैं। वो कहते हैं 30 साल की बेटी की शादी है, पैसा कहां से आएगा, या कंपनी ने कभी ये तो नहीं कहा कि शादी में पैसा मत लगाना। ये एक ऐसा टकराव है जहां दोनों की अपनी अपनी हकीकत है। और नजरिए का यही फर्क एक ऐसे अंतहीन चक्र को जन्म देता है, एक ऐसा जाल बनाता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए देखते हैं कि यह चक्र आखिर चलता कैसे रहता है। तो ये कर्ज का जाल होता क्या है? सीधी सी भाषा में ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कर्ज चुकाने के लिए ही और कर्ज लेना पड़ता है। मतलब एक लोन की किस्त भरने के लिए दूसरा लोन, फिर दूसरे की किस्त के लिए तीसरा, और ये सिलसिला चलता रहता है। शीला देवी की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। पति के इलाज के लिए 2 लाख का लोन लिया था, जो अब 3 लाख का हो चुका है, और हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा। लेकिन इतनी निराशा और इस भारी बोझ के बावजूद कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, इन मुश्किलों के बीच हमें इन महिलाओं की हिम्मत और उनका जो जज्बा है वो भी देखने को मिलता है। आप देखिए, लगातार परेशानी झेलने के बाद भी ये महिलाएं हार नहीं मान रही हैं। अनीता टोकरियां और झाड़ू बनाकर बेच रही हैं। शीला को जो भी छोटा मोटा काम मिलता है वो कर लेती हैं। कुछ महिलाएं तो अपनी ईएमआई भरने के लिए अपने गहने तक गिरवी रख देती हैं। और इन सबके पीछे एक छोटी सी उम्मीद है कि शायद एक और किस्त चुकाने से, बस एक और, उनका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कर्ज लेना ही एक मजबूरी बन जाए तो फिर असली आर्थिक सशक्तिकरण का रास्ता क्या है? ये सिस्टम तो बनाया गया था एम्पावरमेंट के लिए, लोगों को मजबूत करने के लिए। लेकिन बिहार के अनगिनत गांवों में कई महिलाओं के लिए ये एक पिंजरा बन गया है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर असली विकास, सच्चा विकास दिखता कैसा है।